हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम हमारे पहले चैप्टर आवर एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, जो मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे बहुत कम ही बच्चे होंगे, पर यदि अगर नहीं करी है तो ये क्लास आपके लिए एक महा रिवीजन क्लास होने वाली है, जिसमें आप हर एक छोटे से कंसेप्ट से लेके हर एक एडवांस लेवल के कंसेप्ट को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम हर छोटी से छोटी डिटेल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और सारी बातों को बड़े ही इंटरैक्टिव तरीके से नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पेन पेपर अपने साथ लेकर बैठना है। वो बच्चे सभी अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठें, मस्त होकर पढ़ें। जिस तरह से चैप्टर का नाम आवर एनवायरनमेंट है, आप भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट मस्त रखें, खुश रखें और तैयार हो जाइए। दूसरे तरह के बच्चे जिन्होंने पूरे साल तैयारी करी है, उनके लिए एक क्लास और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही क्लास में आप बहुत जल्दी सारी चीजों को फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो इससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता। आइए हम अपना आवर एनवायरनमेंट का लेक्चर फटाफट बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। इस क्लास के दौरान जो जो भी चीजें बीच बीच में आएंगी, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रेलेवेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताता चलूंगा। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप बार बार नोट्स को रिवाइज करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डिफरेंसेस को अपनी भाषा में साइड में लिखते चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और आनंद लेकर पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि हम साइंस के अंदर क्यों, कैसे और कब और कहां, इन सभी चीजों का उत्तर पाने के लिए यहां पर खड़े हैं, ना कि चिंता पाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भाई तुम्हारा स्मार्ट आज बढ़िया ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में आया, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो ग्रीन से रिलेटेड है, तो अब तुम्हारा भाई भी जो है ग्रीन ही पहन के, और देखो वॉच भी ग्रीन, सब बढ़िया कॉम्बिनेशन सेट हो गया। ठीक है, चलिए, एक मफलर की जरूरत है जो कि इसमें है नहीं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। अवर एनवायरनमेंट क्या होता है? अवर एनवायरनमेंट मास्टर जी पूरा चैप्टर हो गया है, बट एक चीज समझ में नहीं आई कि ये तीन चीजें जो एक ही जैसे शब्द हैं और तीनों लगभग सिमिलर लगते हैं। हर जगह से अवर एनवायरनमेंट पढ़ लिया, पर ये तीन बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई। सबसे पहली चीज होती है एनवायरनमेंट, दूसरी चीज होती है इकोसिस्टम, तीसरी चीज होती है इकोलॉजी, और चौथी चीज होती है हैबिटेट। चार शब्द मैंने बोले। सबसे पहला शब्द जो मैंने बोला वो मैंने बोला एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। दूसरा शब्द मैंने बोला इकोसिस्टम, तीसरा शब्द मैंने बोला इकोलॉजी, और चौथा शब्द मैंने बोला हैबिटेट। इन चारों में क्या फर्क है? चूंकि सीबीएसई अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, चीजों को घुमा घुमा कर पूछता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक चीज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो समझते चलें। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, इन्वायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग। इन्वायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी है वो सब इन्वायरमेंट है। तो क्या उस जो भी है में सारी चीजें आ जाती है? नहीं। हम हमारे आसपास की जो भी चीजों को दो चीजों में बांट सकते हैं। या तो सराउंडिंग नॉन लिविंग चीजों से मिलकर बनी होगी, या वो सराउंडिंग जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होंगे। तो पहले मैं मान लेता हूं एक ऐसी सराउंडिंग है जिसमें क्या है, सिर्फ नॉन लिविंग चीजें हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए। वॉल्केनो देख लो, वॉल्केनो एक सराउंडिंग है। ठीक है, वॉल्केनो एक इन्वायरमेंट है, लेकिन क्या वॉल्केनो में कोई लाइफ है? नहीं लाइफ है। हाँ, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, बट अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सराउंडिंग कैसी है, एक नॉन लिविंग। दूसरी सराउंडिंग ऐसी है जहां पर लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका शहर, ठीक है, फॉरेस्ट, जो भी आप मानना चाहें अपने आसपास का इन्वायरमेंट। उसमें लिविंग क्या? उसमें लिविंग आप। उसमें नॉन लिविंग क्या? जो भी एबायोटिक कंपोनेंट आप देखते हो, गैसेस, वाटर, अलग अलग तरह के सॉलिड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है उसमें? नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो हमने ये अपनी जानकारी से निकाल के देखा कि इन्वायरमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सिर्फ क्या हो, नॉन लिविंग चीजें हो, और एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों हो। इसका एग्जांपल जैसे हिमालय का टॉप हो गया। हिमालय के टॉप पे तो कोई गया नहीं, कोई रह नहीं रहा, कोई लाइफ है नहीं। हाँ, शायद कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, पर मैं वही कह रहा हूं, अभी हम क्या समझ रहे हैं कि वहां पे कोई भी नहीं है, मतलब एक लाइफ नहीं है। तो वहां पे क्या है साहब, सिर्फ नॉन लिविंग चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, अपने शहर की बात करें, तो अपने शहर में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अपने आसपास की बात करें तो लिविंग भी है तो नॉन लिविंग भी है। तो दोनों तरह की इन्वायरमेंट की अपन ने बात कर ली। अच्छा, अब हम इको इन्वायरमेंट को किस तरह से इकोसिस्टम से लिंक करेंगे, इस बात को समझना। सेकेंड तरह की इन्वायरमेंट, इस तरह की इन्वायरमेंट की हम बात नहीं करते। जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम दूसरे तरह के इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। वो इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो।
तो जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होंगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, दोनों अपने आपस में कुछ ना कुछ चीजों के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल लिविंग कंसीडर कर लेते हैं मैं, और नॉन लिविंग कंसीडर कर लेते हैं वाटर, तो मैं वाटर पे डिपेंडेंट हूं। नॉन लिविंग कंसीडर कर लेते हैं ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हूं। तो दोनों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में सेकेंड तरह के इन्वायरमेंट में एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसके अंदर बहुत सारी लिविंग चीजें हैं और बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें हैं, और उस इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। यानी उस इंटरेक्शन का नाम क्या है, इकोसिस्टम। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो, और उन दोनों में जो इंटरेक्शन पाया जाता है, उस इंटरेक्शन का ही नाम क्या है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हमेशा यह बात तय रहेगी कि लिविंग भी होंगे एंड नॉन लिविंग भी होंगे। और दूसरी चीज, ये एक किसी इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट है। क्यों है सर फंक्शनल यूनिट? क्या ये वाला इन्वायरमेंट फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी चीज के फंक्शन के लिए आपको दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना होगा, और वो रिलेशनशिप यहां नहीं बन रहा, लेकिन यहां पर वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। चूंकि रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है तो फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है, और फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है साहब। अब तीसरी चीज इकोलॉजी, उसको हम इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से लिंक करेंगे। देखिए कैसे। तीसरी बात अपन ने क्या बोली, इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजी? जब भी आप इन्वायरमेंट के इस इंटरेक्शन को स्टडी करते हो, या जब भी आप इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले इकोसिस्टम की इंटरेक्शन की स्टडी करते हो, तो उस स्टडी को ही आप क्या बोल देते हो, इकोलॉजी। इस इंटरेक्शन की स्टडी करना ही क्या कहलाती है, इकोलॉजी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जब आप बायो की स्टडी करते हो तो आप बोलते हो बायोलॉजी। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो आप बोलते हो मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से जब आप इन्वायरमेंट के इस इंटरेक्शन की स्टडी कर देते हो तो आप क्या बोल देते हो, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक बात। एक टर्म आती है जो कि यहां से इस तरह से नहीं रहेगा, ये एरो यहां नहीं लगेगा। चौथी टर्म आती है, तो तीन टर्म आपने क्लियरली समझ ली। चौथी टर्म आपकी होती है हैबिटेट। क्या कहलाती है दोस्त? चौथी टर्म आपकी कहलाती है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या? हैबिटेट मतलब आपका घर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है वही उसका क्या है, हैबिटेट। तो हम क्या बोल देंगे कि किसी इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म का जो होम है उसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। होम इनसाइड ए इकोसिस्टम। तो मुझे लगता है आप चारों बात जो आज तक आपको सिमिलर लगती थी, उन सिमिलर बातों के अंदर आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गया। पहला क्या, इन्वायरमेंट दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सिर्फ नॉन लिविंग चीजें प्रेजेंट हो, दूसरा ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रेजेंट हो। अच्छा, सेकंड तरह का इन्वायरमेंट जहां लिविंग नॉन लिविंग दोनों प्रेजेंट है, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा होगा। इसी इंटरेक्शन को हमने का नाम दिया इकोसिस्टम। जब ये इंटरेक्शन हो रहा है तो इसमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। जब आप इस इंटरेक्शन की स्टडी करते हो तो स्टडी का नाम आपने दे दिया इकोलॉजी। और जब आप इस इन्वायरमेंट, इस इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां रह रहे हैं उस जगह को डिफाइन करते हो तो उस जगह का नाम क्या है, हैबिटेट। ठीक है, चारों बातें क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में सीबीएसई बोर्ड्स में पूछ सकता है। क्या कहता है, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम। जिस तरह से मैंने बताया, इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास की जगह। तो जब भी आप इन्वायरमेंट शब्द बोलोगे ना तो आपको एक चीज कनेक्ट करनी है, वो है सराउंडिंग। इन्वायरमेंट मतलब एक ही चीज, क्या है वो एक चीज, उसका नाम है सराउंडिंग। जब भी इकोसिस्टम आप बोलोगे तो आप बोलोगे इंटरेक्शन। बस एक कीवर्ड आप ध्यान रख लो, आपको ये डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट मतलब किसी भी समय पे हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग है उसी को हमने इन्वायरमेंट बोल दिया। जबकि इकोसिस्टम में, उस इन्वायरमेंट में, सेकेंड तरह के इन्वायरमेंट में जहां पर एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरेक्शन को आपने इकोसिस्टम बोल दिया। ठीक है, अच्छा सा सेकेंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म या एक व्यक्ति अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह बदलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप मुंबई से दिल्ली चले गए, ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के दौरान क्या आपका इन्वायरमेंट बदला या इकोसिस्टम बदला? देखिए, जब आप मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो मुंबई में वही एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में आप रिलेट कर रहे थे। जैसे मुंबई में भी आप ही पानी पी रहे थे, आप ही गैसेस छोड़ रहे थे, तो गैसेस और पानी के बीच में तब भी इंटरेक्शन हो रहा था, और आपके बीच में और गैसेस और पानी के बीच में तब भी इंटरेक्शन हो रहा था। जब आप दिल्ली चले जाएंगे तब भी गैसेस, पानी और आपके बीच में वही इंटरेक्शन चलता रहेगा। तो इंटरेक्शन के लेवल पे कभी चेंज नहीं आएगा। आप चाहे मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, इंटरेक्शन वही चलेगा। अगर ह्यूमन गैसेस लेता है, पानी लेता है,
ये दोनों एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, ह्यूमन बायोटिक कंपोनेंट हो गया, तो ये इंटरेक्शन हर प्लेस पे सेम चलेगा। तो इसी इंटरेक्शन को आपने क्या बोल दिया, इकोसिस्टम। और ये इंटरेक्शन हर जगह सेम होने के कारण हम क्या बोल देंगे कि आप जगह बदलने से आपका इकोसिस्टम नहीं बदलता, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि हम सामान्य भाषा में डे टू डे ये कहते हैं कि यार इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, यार हमारा इकोसिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कायदे से इकोसिस्टम नहीं बदलता। बदलता क्या है, आपका इन्वायरमेंट बदलता है। कैसे बदलता है, मैंने बताया इन्वायरमेंट में क्या है, आसपास की सराउंडिंग। तो जब आप मान लो हिमालय पे गए तब टेम्परेचर बदल गया, ठीक है। आप प्लेन रीजन से गए तो ऑक्सीजन लेवल बदल गया, ठीक बात। जब आप किसी मतलब समुद्र के एरिया के आसपास गए तो आपको समुद्र देखने लगा जो प्लेन रीजन में नहीं दिख रहा था। तो ये सब क्या हो रहा है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ही चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन जब भी आप हिमालय पे जाएंगे तब भी आप उन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो इंटरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होने पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर इन्वायरमेंट तो चेंज होता है पर कभी भी इंटरेक्शन चेंज नहीं होता। दूसरा हमने क्या बोला, इट इज जस्ट अ प्लेस एट ए टाइम, किसी भी समय पर कोई जगह ही को ही आप क्या बोल देते हो, एनवायरनमेंट बोल देते हो। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप इकोसिस्टम की बात करते हो तो आप इंटरेक्शन की बात करते हो, और उस इंटरेक्शन के अंदर सारी ही लाइफ प्रोसेस आ जाएंगी। जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ प्लांट्स ने क्या बना लिया, प्लांट्स बना लिया ग्लूकोज। तो प्लांट हो गया बायोटिक कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गए एबायोटिक कंपोनेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एबायोटिक कंपोनेंट, प्लांट जैसे बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट किया, और इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, इकोसिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होती है वो किससे जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है आपके इकोसिस्टम से, ठीक है साहब। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान रखना, जब भी आप जीवन में ध्यान रखना कि अगर आपको बदलना है तो अपना इकोसिस्टम तो आपका हमेशा सेम रहेगा, बदलना है तो हमारा एनवायरनमेंट बदलिए, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहिए, कुछ अच्छे ग्रुप्स में शामिल होइए, लेकिन हर जगह अपना व्यवहार, अपना इंटरेक्शन, अपना रिलेशन, अपने इंटरेक्शंस को कभी नहीं बदलिए, ठीक है। क्योंकि नेचर भी वही प्रमोट कर रहा है, वो अपने इंटरेक्शन को नहीं बदलता, व्यक्तित्व को नहीं बदलता, लेकिन वो अपने लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों की ग्रुप को चेंज करने की सहूलियत रखता है। तो यही बात यहां पर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब हम पूरा चैप्टर जो है हमारा इन्वायरमेंट से शिफ्ट होकर कहां चला जाता है, इकोसिस्टम पे, और अब हम इकोसिस्टम पे ज्यादा बात कर रहे होंगे, ठीक है। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो अभी मैंने बताया कि जब भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमेशा बायोटिक भी रहेगा और एबायोटिक भी रहेगा, और उनका इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि ये बात तो तय है, जब भी इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इंटरेक्शन रहेगा, और इस इंटरेक्शन के कारण हमेशा क्या पैदा होंगी, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस यही चल रही होंगी, लाइफ प्रोसेस यही चल रही होंगी, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो एबायोटिक और बायोटिक की जरा चर्चा कर लेते हैं। एबायोटिक मतलब सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब ये तो 6th क्लास की 7th क्लास की बात है, इसमें तो कुछ ऐसा हैवी है नहीं। बायोटिक मतलब सारे लिविंग कंपोनेंट। बस ध्यान रखने वाली अब बात क्या है, बायोटिक कंपोनेंट को आप 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर, और तीसरा हो गया डिकम्पोजर। क्या क्राइटेरिया है इनके डिवीजन का, और डिपेंड करता है कि इस इकोसिस्टम के अंदर इनके क्या क्या काम है और इनकी फीडिंग हैबिट कैसी है। इन दोनों के बेस पे बायोटिक को आपने डिवाइड कर दिया, तो इनकी फीडिंग हैबिट क्या रही है, उस फीडिंग हैबिट के बेस पे आप बायोटिक लिविंग कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के अंदर, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट चूंकि आपको सारे पता है, उसमें अलग अलग चीजें आ जाएगी, जैसे किस तरह की रेनफॉल है आपके यहाँ, किस तरह की गैसेस कंपोजिशन है यहाँ पे आपके यहाँ पर, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहां पर कितना पानी अवेलेबल है, वहां पे कितनी कैसी सॉइल है, वहां पर किस तरह की टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब किस तरह की रीजन वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेन है या फिर माउंटेनियस रीजन पाए जाते हैं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। याद रखना एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है एडेफिक, एडेफिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी कंपोनेंट जो कि सॉइल से जुड़ा हो, सॉइल रिलेटेड कंपोनेंट को ही आप क्या बोल देते हो, एडेफिक कंपोनेंट बोल देते हो, ठीक है। ये वर्ड आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। एडेफिक मतलब हर वो कंपोनेंट जो कि सॉइल के लिए। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट और भी हो सकता है, जैसे आप एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर गैसेस का कंपोजिशन आप समझते हो, गैसेस जैसे आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एक्सेट्रा, ठीक है दोस्त। तो ये कुछ रेलेवेंट चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ रही है कि एक इंसान को बेसिकली ये कैलकुलेशंस के अंदर इतना फंसा दिया जाता है बचपन से कि
जो बेसिक मूलभूत बातें हैं वो उन मूलभूत बातों को नहीं समझ पाता। जबकि आज के समय में क्या रेलेवेंट आज के समय में ये है कि हम उन सब पक्षों को, मतलब जब से एजुकेशन एक छोटा बच्चा ले तो हम उसकी एजुकेशन के अंदर वो सारी वैल्यूज नर्चर करें जो कि देश के लिए भी अच्छी है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है। कैसी? आप शुरू से उसको लाइन खींचना सिखा रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो कि 2 ऐसे लिखते 4 ऐसे लिखते, अच्छी बात है, सिखाना भी चाहिए क्योंकि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसको मतलब उसको मशीनी रूप देने से बढ़िया उसे कुछ वैल्यूज सिखाना भी बहुत जरूरी। वैल्यूज क्या? क्या आपको पता है कि हमारे एक ह्यूमन जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है अपनी लाइफ टाइम में, वो ऑक्सीजन लगभग 16 या 16 पेड़ों के बराबर है। मतलब अगर एक इंसान अपने लाइफ में 16 ट्रीज लगा लेता है तो वो अपने लाइफ टाइम यूज की हुई जो ऑक्सीजन है उसकी भरपूर कर देगा, मतलब उसको पूरा कर देगा कि वो 16 ट्रीज अगर उसने लगा दी अपनी लाइफ टाइम में, तो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ साथ जितने भी कंपोनेंट वो यूज करता है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, जैसे यहाँ पोडियम पड़ा है तो लकड़ी हो गई, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स जो हम यूज करते हैं वो लकड़ी से ही बनते हैं, कागज हो गए लकड़ी से ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर एक इंसान अपनी लाइफ में 16 ट्रीज लगा लेता है तो वो अपने द्वारा पेड़ से यूज किए गए डिफरेंट कंपोनेंट की भरपाई कर देता है, और यही हमें समझाना जरूरी है। और ये बात आपको भी, अब क्या 16 ट्री आपको लगाना है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है? नहीं, बट चूंकि ये बात हमें बताई नहीं गई तो हम इस बात से अब अनजान है तो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना होगा जो हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और आज के समय में ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते चल रहे हैं। ठीक है साहब, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है और ये नोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। नोट कह रहा है कि हर इकोसिस्टम तो इन्वायरमेंट है बट हर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम नहीं है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हर एक इकोसिस्टम इज इन्वायरमेंट। मैंने क्या बोला कि इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगे। ये लिविंग हो गया, ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग प्लस नॉन लिविंग हमेशा रहेंगे। इन्वायरमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो उसमें सिर्फ नॉन लिविंग हो या फिर उसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों हो। तो इस बात से अब देखो कि जब भी इकोसिस्टम की बात होगी, ठीक है, तो ये वाला पक्ष तो डिस्कस होगा ही होगा, और अगर ये वाला पक्ष डिस्कस हो गया मतलब ये तो इन्वायरमेंट कहलाएगा, ठीक। बट जब भी इन्वायरमेंट की बात होगी तो क्या पता सिर्फ इस वाले कंसीडर की बात कर रहे होंगे, तो इस केस में तो वो इन्वायरमेंट कहलाएगा। लेकिन जब सिर्फ हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो शायद हम सिर्फ नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में फिर ये इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इकोसिस्टम होने के लिए लिविंग होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि एवरी इकोसिस्टम इज इन्वायरमेंट बट एवरी इन्वायरमेंट इज नॉट इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छी स्लाइड्स लग रही है आपको? मजा आ रहा है? इंटरैक्टिव वे में मेहनत कर करके कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि आपके एग्जाम के लिए सारी चीजें रेलेवेंट भी हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हो, साथ साथ एक ही जगह पर आप सारी चीजों को समझ भी पाए और हर एक कंसेप्ट को क्लियर भी कर पाए। अब जब हम इस तरह की स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं तो इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप नेचुरल वे में उसको कनेक्ट करते हो, आपके अंदर उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो इसी तरह से हम आपको सारे ही लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे मस्त तरीके से, बस आप पढ़ते चलिए, बाकी मेहनत हमारी, आपको बस आनंद से देखना है। ठीक है, मस्त रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि इकोसिस्टम को, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर उनकी फीडिंग हैबिट पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कौन होते हैं। ठीक है साहब, पढ़ते आए हम बचपन से। प्रोड्यूसर मतलब शब्द ही कह रहा है जो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अपना खाना जो खुद बनाए वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो एक इस पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड। और डिकम्पोजर मतलब ये हैं सबको निपटाने वाले, ठीक है, जो कि बेसिकली जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ होगी तो उस डेथ के बाद इनका जो डेड रिमेन है उसको क्लीन करने वाले कौन है? डिकम्पोजर। इसलिए हम इनको बोलते हैं क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट। क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्लीनर है। कंज्यूमर्स की भी डेथ होगी, प्रोड्यूसर्स की भी डेथ होगी। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की डेथ के बाद उनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उसको कंप्लीटली खत्म करके सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस इन्वायरमेंट को देना ही किसका काम है? डिकम्पोजर। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ ले लेते हैं प्रोड्यूसर के तौर पे, हम ले लेते हैं घास। ठीक है, घास जो है वो प्रोड्यूसर है, उसने अपना कुछ खाना बनाया और खाना बना के कंज्यूमर के तौर पे हम ले लेते हैं एक सेकंड के लिए गाय को ले लेते हैं। ठीक है, तो गाय ने जब घास को खाया, या फिर जब घास को खाया, समय के साथ ये एक ऐसा दिन आएगा कि उस गाय की मृत्यु होगी। जब उस गाय की मृत्यु होगी तो उसकी जो बॉडी है
उस बॉडी पे डिकम्पोजर्स जो हैं वो एक्ट करेंगे और उसका जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको निकाल कर वापस लैंड और सॉइल को दे देंगे। तो ये इकोसिस्टम जो है अपनी प्रक्रिया चलाता रहता है, जो भी लेता है वो वापस इकोसिस्टम अपने वापस फर्स्ट स्टेज पे पहुंचा देता है। तो हमें भी जीवन में क्या करना है, हम भी जो भी सीख रहे हैं जीवन में उसको वापस किस तरह से पहुंचाए, जैसे हमने जो सीखा वो आपको किस तरह से वापस पहुंचा रहे हैं इसका प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी जो सीख रहे हैं वो वापस कैसे आप पहुंचाए, इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स हमने समझ लिए कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया। अच्छा, कौन होते हैं डिकम्पोजर्स? तो आपने बैक्टीरिया सुने होंगे, फंजाई सुनी होगी, तो ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिकम्पोजर ना आके सेप्रोट्रॉप्स आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि वो डिकम्पोजर्स की ही बात हो रही है। अगर प्रोड्यूसर ना आके ऑटोट्रॉप्स आ जाए तो क्या आप ध्यान रखेंगे, ऑटो मतलब खुद बनाने वाले, और प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए क्या कह देते हैं हम उनको, ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर को, खुद अपना खाना नहीं बनाते, इसलिए उनको कह देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉप्स आ जाए, हेटेरोट्रॉप्स आ जाए या फिर सेप्रोट्रॉप्स आ जाए। ठीक है, सेप्रोफाइट्स आ जाए, ये सभी एक ही बात को बता रहे हैं। सारी स्लाइड्स के अंदर मैंने वो सारी बातें लिख दी है। कैसे चलेगी, सबसे पहले प्रोड्यूसर अपना खाना बनाएगा, उस प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। किसी भी एक फूड चेन का एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ी देर में आगे समझाऊंगा। अभी एक जनरल आप ध्यान रखिए, प्रोड्यूसर को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाता है टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है साहब, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर एकदम मुझे लगता है आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें आप समझ लीजिएगा, देखिए जैसे प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, हर्बीवर्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, कार्निवर्स होते हैं जो कि हर्बीवर्स को खाते हैं। मैं आगे इसकी बात अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, कि कोई भी एक इकोसिस्टम जिसके अंदर बायोटिक भी कंपोनेंट है और जिसके अंदर एबायोटिक भी कंपोनेंट है, वो दोनों ही इकोसिस्टम कैसे फंक्शन कर रहे हैं। यानी अल्टीमेटली आपको समझाना है कि ये इंटर रिलेशन जो डेवलप हुआ है, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, इस बात को आपको समझाना है। तो कैसे कर रहा है, बेसिकली इस इंटर रिलेशन के पीछे एक ही चीज है और उसको आप बोलते हो डिपेंडेंसी। क्या बोलते हो, डिपेंडेंसी। किसकी डिपेंडेंसी, एक दूसरे पर एक दूसरे की डिपेंडेंसी, या मैं ये कह लूं कि बायोटिक की एबायोटिक पर डिपेंडेंसी, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इंसान समय के साथ साथ खुद को खुदा समझने लगा है, बट बात इतनी सी है कि आज भी आप जिन चीजों के कारण चल रहे हैं वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। तो आपके होने के पीछे, आपके होने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन है, ये एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये एबायोटिक कंपोनेंट आ गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, जैसे H2O आ गई, और जैसे कौन आ गई, मिनरल। इसी को मैंने गोले में लिख दिया है अर्थ न्यूट्रिएंट। ये सारे अर्थ न्यूट्रिएंट किस तरह के हैं, इनऑर्गेनिक। यहां से क्वेश्चन सीबीएसई जरूर पूछेगा कि अर्थ न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं साहब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। सारे ही अर्थ न्यूट्रिएंट क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्यों, क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अभी सिंपल भाषा में समझिए, जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको डिटेल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फर्क बता रहा हूँ। अभी आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अर्थ से मिले हैं, वाटर, मिनरल, सारे अर्थ के न्यूट्रिएंट। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट जो है वो हमारी सनलाइट। एक तो ये हो गया, ठीक है, अर्थ के न्यूट्रिएंट हो गए, दूसरी हो गई हमारी सनलाइट। इन दोनों चीजों को यूज करते हैं ये भाई साहब हमारे, जिनका नाम है प्रोड्यूसर। ठीक है, इन दोनों चीजों को यूज करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और सनलाइट को यूज करके प्रोड्यूसर बना लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, फूड। तो पहली चीज थी हमारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक सेकंड के लिए अगर मैं इसको हटाऊं तो यहां अगर मैं लिख देता हूं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से रहेगा। ये देखो, अरे भाई साहब, ये देखो, पहली चीज हमारी हो गई सन। ठीक, दूसरी चीज हमारी हो गई इनऑर्गेनिक, मतलब अर्थ के न्यूट्रिएंट, जिसको आपने बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोड्यूसर्स ने इस पे एक्ट किया और क्या बना लिया, प्रोड्यूसर्स ने इस पे एक्ट करके बना लिया फूड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर प्रोड्यूसर को किसने खाया, कंज्यूमर्स ने खाया। अब कंज्यूमर्स के अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, जिसने भी खाया। अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोड्यूसर्स की भी डेथ होगी और कंज्यूमर्स की भी डेथ होगी, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख रखा है, डेथ। और डेथ पे दोनों का ही कॉमन देखो एरो है, प्रोड्यूसर की भी डेथ हो रही है और कंज्यूमर की भी डेथ हो रही है।
इस डेथ के बाद ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं, इनकी डेथ के बाद सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है सेप्रोफाइट्स ने कहाँ रिटर्न कर दिए, रिटर्न ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट बैक टू अर्थ। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट है जो कि इनने प्रोड्यूसर ने खाने के तौर पे बनाए थे, वो डिकम्पोजर्स ने वापस किसको दे दिए, हमारे अर्थ को। तो ये वापस अर्थ को चलेगा। अब ये मत कहना सनलाइट दे दी क्या डिकम्पोजर से निकाल के, नहीं, ये बताया है कि यहाँ पर ये पूरे अर्थ से जो लिया था वो वापस पहुंचा दिया। अब सनलाइट में एरो खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं सनलाइट दे देगा कि डिकम्पोजर्स जो है वो खाना खाने के बाद लाइट निकालेंगे और सूरज को दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, समझ रहे हो? समझाने का, ये एरो बनाने का अर्थ ये था कि वापस जो लिया था वो अर्थ को वापस दे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस बात को पूरी अर्थ मान सकते हो जाएगा क्या? तो लिया क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, कन्वर्ट काय में किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किया। किसने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, डिकम्पोजर्स। तो यहां मैं लिख देता हूं डिकम्पोजर्स ने यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सारे ही न्यूट्रिएंट को वापस कहां पहुंचा दिया, अर्थ के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड ना लिख के अगर मैं यहाँ न्यूट्रिएंट लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, अगर मैं यहाँ न्यूट्रिएंट लिख दूं, रिटर्न ऑल न्यूट्रिएंट लिख देता हूं। ठीक है, यही बातें यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लो फटाफट। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर देन द कंज्यूमर एंड फाइनली टू डिकम्पोजर। ठीक बात है। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 NH2। फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएंगे इस प्रक्रिया में। ठीक है। कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर फूड एंड एनर्जी। या तो कंज्यूमर किस पे डिपेंड करेंगे, प्रोड्यूसर पे या दूसरे किसी कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ऐसा कौन सा कंज्यूमर है जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है? भाई डियर है। ठीक है, डियर क्या खाता है, घास खाता है, तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। ऐसा कौन सा कंज्यूमर है जो कि अदर कंज्यूमर पे डिपेंड करता है? लायन है, लायन डियर को खाता है। ठीक, डिकम्पोजर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे प्लांट और एनिमल को और रिटर्न कर देंगे न्यूट्रिएंट बैक टू द एनवायरनमेंट। दस द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि जो फ्लो है हमेशा किस तरह का रहेगा, यूनिडायरेक्शनल। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ इकोसिस्टम कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट की साइकिल होती है वो क्या होती है, रिसाइकल हो सकती है। यूनिडायरेक्शनल होने के बावजूद भी न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली रिसाइकल। क्या है, आपको पूरी फंक्शनिंग समझ में आ गई? ये चार्ट मैंने ये रिटर्न न्यूट्रिएंट यहाँ लिख दिया, यहाँ पर तो चार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इकोसिस्टम चलता है, यही रिलेशनशिप है और यही डिपेंडेंसी है। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट अलग अलग लेकर प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, वो खाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपोनेंट लिए हैं वो थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस प्रोड्यूसर को अलग अलग कंज्यूमर खाते हैं। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मरते हैं तो उन पे डिकम्पोजर्स काम करते हैं और वो डिकम्पोजर काम करके क्लीनर की तरह सारे इन्वायरमेंट को वापस अपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। यही फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम है। यही 5 बातें आपको लिखनी। याद रखना 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज तो फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा और न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सिंपल सी बात है, याद रखो अभी हम इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम। तो ये क्लैरिटी आपको हमेशा रहनी चाहिए कि आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो कि इकोसिस्टम की बात कर रहे हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम 2 तरह के होते हैं। पहला टाइप हो जाता है नेचुरल, दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल। और नेचुरल के अंदर भी 2 चीजें हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वाटिक। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। ये डिपेंड करता है कि वो बना कैसे है। ये टाइप्स किस बात पर डिपेंड करते हैं कि इकोसिस्टम बना कैसे है। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे बना है। तो नेचुरल मतलब सेल्फ फॉर्म्ड है, खुद बना है। सेल्फ फॉर्म्ड इकोसिस्टम को आप क्या बोलते हो, नेचुरल इकोसिस्टम। जबकि आर्टिफिशियल या मैनमेड जो है ह्यूमन डेवलप्ड है। ठीक है, ह्यूमन डेवलप इकोसिस्टम को आप क्या कहते हो, आर्टिफिशियल। 6-7 की बातें हैं, इजी सा है, सिंपल चार्ट है। अब जो नेचुरली खुद बना है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो सेल्फ मतलब टेरेस्ट्रियल हो यानी लैंड पे हो, या फिर वो एक्वेटिक हो यानी वाटर में हो। अब जो वाटर में है वो भी 2 तरीके का हो सकता है, वाटर में है वो भी 2 तरीके का हो सकता है। ये यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, ये डेजर्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एक तो एक्वाटिक में भी 2 तरीके का हो सकता है, एक फ्रेश वाटर हो सकता है और एक हो सकता है मैराइन वाटर। मैराइन वाटर मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो कहाँ मिले हमको, सी में मिले। ठीक है, और ऐसा इकोसिस्टम जो हमको फ्रेश वाटर में मिले। फ्रेश वाटर मतलब जो सॉल्टलेस भैया जिसको आप कहते हो, जो हमारे पोन्ड्स लेक में जो मिलता है ना, पोन्ड्स
लेक एक्सेट्रा में जो मिलता है वो हम फ्रेश वाटर मानते हैं। फ्रेश उसकी क्वालिटी के बेसिस पे नहीं, फ्रेश और ये जो मराइन है ये डिपेंड करता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बेसिस पे नाम रखा है। तो हमें समझ लेना कि हर पौंड का पानी फ्रेश है, ठीक है। फ्रेश मतलब सॉल्ट नहीं है उसमें, सॉल्ट की कमी है, यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा इकोसिस्टम जो किसी में मिलेगा उसको आप बोलोगे मैराइन। ये ब्लैक मार्कर से अगर दिख नहीं रहा है तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मुझे लगता है पिंक ठीक रहेगा क्या? हाँ पिंक बढ़िया है, ठीक है। तो मैराइन इकोसिस्टम। दूसरा फ्रेश वाटर भी दो तरह का होता है, लोटिक और लेंटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछता है कि किसी लोटिक इकोसिस्टम के नाम लिखो, किसी लेंटिक इकोसिस्टम के नाम। तो लेंटिक और लोटिक होता है ऐसा इकोसिस्टम फ्रेश वाटर का जो कि रुके हुए पानी में हो, ठीक है, उसको आप बोलते हो लेंटिक। लेंटिक मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है। तो स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। जबकि ऐसा इकोसिस्टम जो कि बहते हुए पानी में हो, मतलब फ्लोइंग वाटर के अंदर हो, तो उसको आप बोलते हो लोटिंग, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। टेरेस्ट्रियल के अंदर तीन तरह के हो जाते हैं, इसको हटा दें एक सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा, ये इधर ना आकर ये यहां से दो हो गए और ये यहां से तीसरा हो गया है, ठीक है। ए हो गया फॉरेस्ट, बी हो गया ग्रासलैंड और सी हो गया डेजर्ट, ठीक है। क्लैरिटी आ गई आपको पूरा इकोसिस्टम क्या क्या होता है। बस याद रखना ये दोनों टर्म्स नहीं है तो दोनों टर्म की एग्जांपल याद कर लेना, बहते हुए पानी में कौन कौन से पाए जाते हैं और रुके हुए पानी में कौन कौन से, ये इसकी ज्यादा रिलेवेंसी रहेगी, बाकी का तलॉर्ड नहीं ही है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल? फूड चेन मतलब कुछ नहीं, फूड चेन मतलब जब भी हम अभी हमने एक सिंपल सी बात ये डिस्कस करी कि प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। जब ये सब निपटते हैं तो इनको खाते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर जो है वापस इन्वायरमेंट को न्यूट्रिएंट दे देते हैं, जो इन्वायरमेंट से ले वो वापस इन्वायरमेंट को दे देते हैं। ये तीनों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या है, कंज्यूमर है, ये पहला वाला क्या है, प्रोड्यूसर। ये बात अपने देखी। तो बस जो जिसको खा रहा है उस खाने में क्या ट्रांसफर हो रहा है, उस खाने में दो चीजों का ट्रांसफर हो रहा है। पहली चीज है मैटर, मैटर मतलब मास, कुछ ना कुछ मास, मतलब मीट मास वाला मास नहीं, मास मतलब जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने सब्जी खाई तो उसका कुछ अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर गया, तो पहला तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी चीज जो ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है रेलेवेंसी क्या है ट्रॉफिक लेवल की, सॉरी फूड चेन की, रेलेवेंसी ऑफ फूड चेन। दो चीजों से लिंक्ड है रेलेवेंसी, एक चीज है ट्रांसफर ऑफ मैटर और दूसरा एनर्जी। बढ़िया, ये दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेलेवेंसी फूड चेन की क्या है, दो चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, एक तो हमारा मैटर और दूसरा हमारी एनर्जी, ठीक है। अब फूड चेन किसको कहते हैं? चेन मतलब क्या? चेन मतलब बहुत सारे लोग खड़े हो गए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो ये जो सीरीज है इसी को हम चेन कहते हैं। ऐसे फूड चेन की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो उसमें एक व्यक्ति दूसरे को खा रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को खा रहा है, तीसरा व्यक्ति चौथे को खा रहा है, ये जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, ये सीरीज ऑफ इवेंट को ही आप क्या बोलते हो, एक फूड चेन कहते हो, ठीक है। तो फूड चेन कहाँ पाया जाएगा? इन्वायरमेंट में कि इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम में पाया जाएगा। ऐसा क्यों मास्टर? क्योंकि इकोसिस्टम में ही लिविंग कंपोनेंट होंगे, इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं हो कि हमेशा लिविंग कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फूड चेन रिफर्स टू इकोसिस्टम वेयर, मतलब फूड चेन रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम, मतलब एक के बाद इन एन इकोसिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अदर लार्ज ऑर्गेनिज्म। यानी अगर एक व्यक्ति को दूसरे ने खाया तो इसको कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति खाएगा, फिर इसको कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति खाएगा। तो ये जो अलग 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 स्टेप्स में एक दूसरे को लोग खा रहे हैं, तो ये जो पूरी चेन बनी, इस चेन को ही आप क्या बोलते हो? फूड चेन। रेलेवेंसी क्या? ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक शब्द है जिसका नाम है ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेप्स जो है फूड चेन की, एवरी स्टेप ऑफ अ फूड चेन, एवरी स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड हमारी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है भाई साहब। हर एक स्टेप जो होती है फूड चेन की उसी को आप क्या बोलते हो? ट्रॉफिक लेवल। अब कुछ एक फूड चेन आपने टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे देखी, कुछ ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड भी टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है, और एक हमने एक्वाटिक फूड चेन का एग्जांपल देखा। तो टेरेस्ट्रियल पे ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन, ये एक टेरेस्ट्रियल एग्जांपल। फूड फॉरेस्ट में इसी तरह के फूड चेन पाई जाती होगी। ग्रास कौन हो गई इसमें? प्रोड्यूसर, डियर क्या हो गया हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर।
एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, उसको खाएगा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट हो गया यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर और ये क्वाटरनरी कंज्यूमर। उसके बाद एक्वाटिक की अगर हम बात कर ले तो एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन मतलब ऐसे पौधे जो कि प्लांट एक्वाटिक मतलब लाइफ में पाए जाते हैं, जो कि समुद्र के अंदर पाए जाएंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे। जो काम प्लांट यहाँ कर रहे थे वही फाइटोप्लैंक्टन वहां कर रहे होंगे। तो ये बस वो पानी में कर रहे हैं और प्लांट वही काम लैंड पे कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन शब्द ध्यान रखना, इनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन यानी स्मॉल इंसेक्ट, ऐसा मान सकते हो आप एक सेकंड के लिए। स्मॉल इंसेक्ट होगा, इनको खाती है स्मॉल फिशेस और उसको खाते हैं बिग फिशेस। ठीक है, सारी बातें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फूड चेन से हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है, एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। और तुमको या तो बोलेंगे कि बताओ भैया इसमें से कौन सी लैंड फॉरेस्टर टेरेस्टेरियल फूड चेन है, कौन सी ग्रासलैंड फूड चेन है, या फिर आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसको टेरेस्टेरियल फूड चेन के हिसाब से जमा के दिखाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी चूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक के सारे टॉपिक जितने में आपको मैंने पढ़ाए, क्या आपको सारे क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो यहाँ तक नहीं हुई होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर हो गए, एबायोटिक हो गया, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट में भी सारी बातें कर ली है, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ भी नहीं छूटा, सब बढ़िया है, मस्त है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं अपन ने समझा दिया। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट समझिए, देखिए जब भी आपकी एग्जाम होगी ना तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, फूड चेन। अब वो आपसे पूछेगा कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो और डिकम्पोजर्स की रेलेवेंसी। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें समझिए, देखिए आपको बता देगा, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स वो हमेशा क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स हमेशा क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ये बात मैं आपको इधर भी समझा देता हूँ। ठीक, याद रखना, नोट रख लीजिए, लिख लीजिएगा। एक नोट ये है कि हर्बीवर्स जो होंगे, हर्बीवर्स मतलब जो ईट करते हैं किसको, ग्रीन प्लांट को, ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं। तो या आर ऑलवेज क्या, आर ऑलवेज प्राइमरी कंज्यूमर, ये 1 डिग्री सी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ओमनीवरस होंगे, ओमनीवरस मतलब दैट ईट प्लांट प्लस हमारा कंज्यूमर, मतलब प्लांट प्लस भाई हट जा, ठीक। तो जो ईट पूरा ही हिलने लग गया है, तो ऊपर चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जो प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी खाते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ओमनीवरस हो जाएंगे। ठीक बात, तो याद रखना हर्बीवरस तो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, लेकिन ओमनीवरस सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिफरेंट फूड चेन, डिफरेंट फूड चेन। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये बात। जरूरी नहीं कि ओमनीवरस हमेशा सेकेंडरी होंगे या ओमनीवरस हमेशा टर्शरी होंगे, डिपेंड करेगा कि फूड चेन किस तरह की है, उसमें वो सेकेंडरी या टर्शरी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर एक फूड चेन है जिसमें घास को खाया हमारे गोट ने और गोट को खाया ह्यूमन ने, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगर हम टर्शरी की बात करें तो इसको आप एक्वाटिक प्लांट में बात कर लो कि फाइटो, इसका एग्जांपल देखते हैं कि ओमनीवरस यानी ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर कब हो सकते हैं, ग्रास को खाया हमारी गोट ने और गोट को खाया ह्यूमन ने, तो इस केस में ये था प्रोड्यूसर, ये था प्राइमरी कंज्यूमर और ये हो गया सेकेंडरी। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है, ये PYQ है जिसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है और गलत हो जाता है बच्चों का। ठीक है, तो ओमनीवरस की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया इस केस में। टर्शरी कब हो जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन को खाया ज़ूप्लैंक्टन ने, ज़ूप्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, लार्ज फिश को खाया ह्यूमन ने। ठीक है, या फिर स्मॉल फिश को डायरेक्ट ह्यूमन ने खा लिया। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर। अब इस केस में तो क्वाटरनरी कंज्यूमर हो गया है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि इनकी सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं या 4 डिग्री कंज्यूमर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि फूड चेन कैसी है।
तो ये कभी भी फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड, पोजीशन नॉट फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन हर्बीवोरस के केस में पोजीशन ऑलवेज फिक्स, पोजीशन ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो ये इनर बोर्ड है, ये चले जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आता है क्या? नहीं आता, ये चला जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अगर आप लाइव देख रहे हैं, क्योंकि ये सेव नहीं होगा पीडीएफ में, मैंने इनर बोर्ड पे पढ़ाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटा दे रहा हूँ इसको, अनुमान कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है भाई साहब। फूड चेन तक हमारा मामला क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। किसी भी एक फूड चेन के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, इस बात को आपको समझना है। तो क्या होती है एनर्जी ट्रांसफर, पहले तो ये देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर क्या फूड चेन है, मैंने उसमें आपको बताया कि दो चीजें ट्रांसफर हो रही है। रेलेवेंसी क्या थी फूड चेन की, सर दो चीजों का ट्रांसफर ही फूड चेन की रेलेवेंसी थी। पहली चीज थी मैटर और दूसरी चीज थी हमारी एनर्जी। अब मैटर का ट्रांसफर आप कैसे बताओगे, नहीं बता सकते, क्योंकि खरगोश थोड़ा सा छोटा है, खरगोश से बड़ा आपका हमारा ये है लायन है, तो किस तरह से आप कंपेयर करोगे मैटर, तो हम वो डिस्कस नहीं करते। लेकिन हाँ, क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बताई जा सकती है, तो भाई साहब बताई जा सकती है। लिंडमैन करके एक साइंटिस्ट है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन लिंडमैन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को सबसे पहले समझाया। और उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बोला कि जो ग्रीन प्लांट है, अगर हम एक फूड चेन को मान ले जिसमें प्लांट सारे ही एबायोटिक कंपोनेंट से कुछ ना कुछ एनर्जी ले रहा है, वो प्राइमरी उसको फिर खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खा रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर खा रहे हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो एनर्जी किस तरह ट्रांसफर हो रही है, तो लिंडमैन ने कहा कि सनलाइट से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसका मात्र 1% एनर्जी ट्रांसफर होती है ग्रीन प्लांट में। यानी सनलाइट से जो भी एनर्जी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेता हूं मैं 100 जूल अगर सनलाइट से आ रही है, तो उसका सिर्फ 1%, 100 जूल का 1% मतलब कितना, 1 जूल, यानी सिर्फ 1 जूल एनर्जी जो है वो कहां जाएगी, ग्रीन प्लांट के अंदर, ठीक बात। और फिर हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर सक्सेसिवली 10% का चेंज आएगा। चेंज मतलब सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी। कैसे, समझो, मान लो एक सेकंड के लिए मैं फूड चेन, यहां जगह नहीं दिख रही, यहां बना देता हूं, तो यहां बना देता हूं सन है, सन से आई कहां पर, प्लांट पर, और प्लांट से गई कहां पर, प्राइमरी कंज्यूमर पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे गई सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है साहब। तो यहां पर सन से प्लांट सिर्फ कितनी एनर्जी आएगी, 1% एनर्जी आएगी प्लांट से, फिर इस 1% एनर्जी का 10% प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में, और फिर इस 10% एनर्जी का भी 10% यहां पर, और फिर 10% एनर्जी का यहां भी कितना, 10%। एग्जाम्पल से समझाओ मास्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तो बायोलॉजी में गणित भर दी, 10% मैथ्स तो छोड़ेंगे आगे ये सोच के कि वहां पर नंबर्स नहीं आएंगे, मतलब बायोलॉजी इसलिए लेंगे कि यहाँ पर नंबर नहीं आएंगे, यहाँ पर भी सेंस लगा दिया, तो मैथमेटिक्स तो भैया हर जगह आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरों की रिलेवेंसी हर सब्जेक्ट की आपस में है। अगर स्टेथोस्कोप नहीं बना होता तो हार्ट बीट नहीं जापी जाती, तो हार्ट बीट बनेगी, हार्ट बीट बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन स्टेथोस्कोप मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिएट उसने किया है, तब आप नाप पा रहे हो। तो कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं हुआ, दोनों को पढ़ने के तरीके अलग है, लोगों के इंटरेस्ट अलग है। बस मुद्दा ये उठता है कि हमने क्रिएट कर दिया है सब्जेक्ट्स की डिमांड को, और माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि एक सब्जेक्ट बड़ा एक सब्जेक्ट छोटा है, बट सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और जिस तरह से इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, सब्जेक्ट्स का भी आपस में क्या पाया जाता है, इंटर रिलेशनशिप। जो इस बात को समझता है वो इस मैटर में नहीं उलझेगा कभी कि ये सब्जेक्ट बड़ा है यार, ये सब्जेक्ट छोटा है, या इसके तो लेवल है बट इसके लेवल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग हैं, बट इंटरेस्ट की बात है, सबकी अपने अपने एटीट्यूड है, सबका अपना अपना एप्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग लोग पढ़ते हैं समझते हैं, बट सबकी इक्वल रेलेवेंसी है, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये बात तय है, क्योंकि सबका इंटर रिलेशनशिप इक्वल है। अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे के कोई मतलब नहीं, ये नहीं हुआ तो तीसरे का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये बात आप समझे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि जगह अगर देखें तो पूरी इसी भर दी है कि जगह ही नहीं है भाई साहब, ये चलो ये फूड चेन है, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर कौन कौन है, ये प्लांट है, इस प्लांट के बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सेपरेटली लिख के बता देते हैं भाई साहब, रुकिए एक सेकंड, आप कहाँ लिख दें, लिख देते हैं लिख देते हैं लिख देते हैं लिख देते हैं, यहाँ लिख दे, क्या जगह ही नहीं छोड़ी हो, यहाँ लिख देते, बहुत बढ़िया, ठीक। ये सन है, अब इसको खड़ी बना रहा हूँ, रोना मत, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक। मैंने बोला कि सन ने लगभग 10,000
10,000 जूल एनर्जी दी, तो सन से 10,000 जूल एनर्जी सन के पास है लेट से, तो सन से इसके पास कितनी आएगी, 1% आएगी, मतलब कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 जूल एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से यहाँ आएगी इसका 10%, मतलब इसका 1% मतलब 100 जूल एनर्जी सन से कहाँ ट्रांसफर होगी, प्राइमरी कंज्यूमर में। फिर इसका 10% मतलब इसका 10 जूल एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी। फिर इसका 10% मतलब 1 जूल एनर्जी आपकी, ठीक है, 10 जूल एनर्जी, हाँ ठीक है, 1 जूल एनर्जी आपकी, मतलब हर लेवल पे आपके एनर्जी जो है वो 10% कम होती रहेगी। ठीक है, सन यहाँ से अगर सन के पास थी 10,000 जूल एनर्जी, तो वहां से सिर्फ 1%, इस केस में 1% का ही चेंज आया, तो 1% मतलब 100 जूल, फिर 10% का आया तो 10 जूल, फिर 10% का आया तो 1 जूल, क्योंकि हमने बोला है सन से सिर्फ 1% आएगी, लेकिन हर एक सक्सेसिव लेवल पे 10% का चेंज आता रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, आपको नंबर दे दिया जाएगा और नंबर देके आपको पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन अगर आप खुद करना, ठीक है, क्वेश्चन आप अगर खुद करना, तो ये देखो क्वेश्चन अगर आप खुद करना, आपसे बोल दिया कि सन से प्लांट में 1 लाख जूल एनर्जी प्लांट को मिली, तो तुमसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी, बताओ। तो तुम क्या करोगे, पहले प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी निकाल लोगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी निकाल लोगे। 1 लाख जूल है, प्राइमरी कंज्यूमर मिलेगी इसकी लगभग 10% मतलब ये हो जाएगा 10/100 तो ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 10% मतलब ये 4 जीरो हो जाएंगे, फिर यहाँ से 10% मतलब ये 1 जीरो, ठीक है। तो इतनी सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी जूल में, ठीक है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन आएंगे और हर साल आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अपन और निपटाते हैं व्हाट इज फूड वेव, ठीक है, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई फूड चेन मैक्सिमम 3 या 4 स्टेप की हो सकती है, कितनी, तो फूड चेन जो है वो मैक्सिमम 3-4 स्टेप की होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 स्टेप के बाद एनर्जी नहीं बचती, एनर्जी 10% से कम हो रही है, तो चौथी स्टेप के बाद एनर्जी कहाँ ही बचेगी, तो क्या ही ट्रांसफर होगा, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 4 स्टेप्स की ही पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3-4 स्टेप बिकॉज वेरी लिटिल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 3-4 स्टेप, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझो, देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझिए दोस्तों, समझिए क्वेश्चन, more food options are available, more food options available, सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, more food option are available, क्वेश्चन more number of organism at, अगला मोर फूड ऑप्शन हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, फूड ऑप्शन हो गया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, मोर एनर्जी अवेलेबल, बताना है किस केस में कहाँ एनर्जी अवेलेबल, याद रखो फूड ऑप्शन किसके पास अवेलेबल होंगे। देखो भाई साहब, जब आप बात करते हो किसी एक फूड चेन की, फॉर एग्जांपल घास को खाएगा डियर और डियर को खाएगा लायन, तो डियर जो हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, लायन जो हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब ऑप्शंस किसके पास ज्यादा है, लायन भाई खरगोश को भी खा सकता है, लायन भैंसे को भी खा सकता है, और लायन डियर को भी खा सकता है, लायन गोट को भी खा सकता है। यानी मोर फूड ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होंगे, हायर ट्रॉफिक लेवल पर। तो हायर ट्रॉफिक लेवल पर आपके फूड ऑप्शन क्या होते हैं, ज्यादा। ऑप्शन क्या क्या चीजें खाने के, जैसे आप जब बैठते हो रेस्टोरेंट में तो ऑप्शन कैसे दिखते हैं आपको, क्योंकि आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे हो तो नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा है, वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। तो फूड ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल होते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल पे। कहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे घास तो ज्यादा ही होगी लायन से कि कम होगी, पेड़ तो ज्यादा ही होंगे लायन से, तो लायन से पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ 780-790 लायन है, बट पेड़ की गिनती है क्या, नहीं गिनती। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा होंगे। एनर्जी भी कहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा कि हर 10% की कमी आ रही है आगे बढ़ते हुए, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, तो मोर एनर्जी अवेलेबल एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। बहुत बढ़िया, लोअर ट्रॉफिक लेवल,
क्लियर है सारी बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं मास्टर, बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, एक बार आप पढ़ेंगे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात लिखी है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाला लॉ सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि जब भी एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो तो रहा है, ये 10-10% एनर्जी का लॉस हो तो रहा है। तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव करती है कि हाँ ठीक बात है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डेंस में है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाट इज फूड वेब? कुछ नहीं है, जब आप बहुत सारे फूड चेन को कनेक्ट कर देते हो किसी इकोसिस्टम में तो उसको ही आप क्या बोलते हो? फूड वेब। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक फूड चेन हो गई हमारी घास, घास को खाया हमारे डियर ने, डियर को खाया लायन ने। दूसरी हो गई हमारी घास, घास को खाया हमारे रैबिट, घास को खाया हमारे छोटे इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया किसी मतलब घास को खाया ग्रास हॉपर ने, फिर उसको खाया रैबिट ने, और रैबिट को खाया स्नेक ने, फिर स्नेक को खाया वल्चर ने। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? एक ही व्यक्ति दो अलग अलग फूड चेन में इंटरेक्ट कर गया। तो किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है ना, बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरेक्टेड कनेक्टेड होती है। कैसे? कि रैबिट को भाई कोई भी बहुत सारे लोग खा सकते हैं, सिमिलरली घास को घास ऊपर भी खा सकता है, घास को स्मॉल इंसेक्ट भी खा सकता है, हालांकि स्मॉल इंसेक्ट तो नहीं खाएंगे। तो घास को हमारा एक्वाटिक घास है तो जू प्लांटन भी खा सकता है, समझ में आया? घास को घास ऊपर भी खा सकता है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग लोग खा सकते हैं। तो जब हम एक ही ऑर्गेनिज्म को कौन कौन खा सकता है और हर ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा देखेंगे तो एक जाल बन जाएगा। इसी जाल को हम क्या बोल रहे हैं? फूड वेब। तो उसमें है कुछ नहीं, बहुत सारी फूड चेन को आपने कनेक्ट कर दिया है और यही इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है ये क्या है? फूड वेब। फूड वेब तो याद रखना, एक तो ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, और दूसरी चीज ठीक है ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है इन इकोसिस्टम। ये क्या लिख दिया मास्टर आपने? इकोसिस्टम में रियलिस्टिक मतलब कि इकोसिस्टम के अंदर कभी भी फूड चेन नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति खा सके, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म को एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म खा सके। एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल लोग खाते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो हम किसी एक फूड चेन को सिर्फ सब्जेक्ट को समझने के लिए समझते हैं, बाकी उसकी रियलिस्टिक कोई रिलेवेंसी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने कोई आर्टिफिशियल ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए एक ही तरह के व्यक्ति एक ही तरह को खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इकोसिस्टम की बात करते हो, इन्वायरमेंट की बात करते हो, तो वहां पर रियलिस्टिक कौन है? फूड वेब। क्यों है रियलिस्टिक? क्योंकि असल में रिलेवेंसी उसी की है। असल में हर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, इसलिए याद रखना रियलिस्टिक कौन है? ये है। ठीक है, और फूड वेब फ्लेक्सिबल भी तो है। फूड चेन फ्लेक्सिबल है क्या? ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्यों? क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है। एक व्यक्ति को अगर खाना एक जगह से नहीं मिला तो वो दूसरी जगह से खा सकता है, बट फूड चेन की केस में ऐसा नहीं होगा। अगर फूड चेन में डिसाइडेड है कि घास को घास ऊपर ही खाएगा, तो फिर अगर घास नहीं हुई तो फिर घास ऊपर मर जाएगा। समझ में आया? लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है। लायन जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोट ही खाए, अगर उसको बफेलो मिल जाए बफेलो खा लेगा, जो उसको मिल जाएगा वो खा सकता है। समझ में आया? तो फूड चेन हमेशा किस तरह की होती है? फूड चेन हमेशा स्ट्रेट चेन होती थी, एक N2 3 4 इस तरह का हमेशा ऑर्डर होता था। लेकिन फूड वेब हमेशा एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड चेन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फूड वेब की रिलेवेंसी क्या है? तो रिलेवेंसी है कि इकोलॉजी का बैलेंस बनाती है। जैसे घास ना ज्यादा बढ़ जाए उसके लिए हमारे पास गोट है, घास ऊपर है, फिर गोट ज्यादा ना बन जाए उसके लिए हमारे पास लायन है, और ये एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है। दूसरा क्या है? पॉपुलेशन रेगुलेट करती है, बात वही हो जाएगी। और तीसरी बात, एनर्जी और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होते हैं। जिस तरह से फूड चेन की भी रिलेवेंसी यही थी कि न्यूट्रिएंट और एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फूड वेब के अंदर भी ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट और एनर्जी हो रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुख, पीड़ा कुछ भी नहीं? ठीक है, चलिए हो जाएगा। डायग्राम ऑफ ठीक, ऐसा नहीं है ठीक है, तो ये क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक लग नहीं रहा है, शायद ये वाला नहीं है, उसमें हल्की बहुत चेंजेस हैं, तो इसलिए मैंने लाइन काट दी। बहुत बढ़िया, ज्ञानी है तुम्हारा मास्टर। चलो आगे बढ़ो। फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस है, इजी बात है। मीनिंग की बात करेंगे, फूड चेन एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस है, जबकि फूड वेब जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिंपल होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर ऑफ फूड पाथ की बात करेंगे तो एक ही फूड पाथ है, मतलब रास्ते कितने हैं लायन तक पहुंचने के? यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं,
ठीक है। चौथा है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, और स्टेबल भी होता है, साथ साथ याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये आप मेंशन करें। ऐसे पॉइंट जब आप मेंशन करते हैं ना, तब आपके नॉलेज की गंभीरता का मालूम पड़ता है एग्जामिनर को, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की मैंने अभी बात करी थी, ये रिजिड होता है, अगर खाना नहीं मिला एक ही तरह के व्यक्ति से तो मर जाएगा, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है। इधर हमने बात करा एनर्जी का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल होती है, जबकि यहाँ मेनी डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शनल में एनर्जी का फ्लो हो सकता है। ये इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका नाम है बायोमास और फूड पिरामिड। बहुत ही ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक बचे, उसके बाद अपना मैटर खत्म हो जाता है। व्हाट इज बायोमास? देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, बायोमास पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी एक चीज आपको लिखी थी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहां ज्यादा है? मोर एट लोअर ट्रॉफिक लेवल, कैसे सर? ट्री ज्यादा है, लायन कम है, ठीक है। लायन जो है वो कम है, ट्री ज्यादा है, लायन जो है कम है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहां ज्यादा है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है लोअर ट्रॉफिक लेवल पे। बायोमास क्या? मास मतलब क्या होता है? वेट, मतलब कितना किसी चीज का वजन है। तो अगर हम ये देखें कि किसी इकोसिस्टम के अंदर, फॉर एन एग्जांपल एक फॉरेस्ट को ले लेते हैं, उस फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले सारे ट्रीज का हम वजन नाप लेते हैं, एक तराजू रख लेते हैं, ठीक है। तो पहले केस में हमने क्या करा, सारे ट्रीज को नाप लिया। दूसरे केस में हमने सारे लायंस को नाप लिया, ठीक है। तो ऑल ट्रीज और यहाँ पर ऑल लायन। मुझे बताओ किसका वेट ज्यादा निकल के आएगा? स्वाभाविक सी बात है साहब, ज्यादा पेड़ ज्यादा है तो जरा से ही पेड़ लायन के बराबरी कर लेंगे, जबकि लायन तो बहुत कम रहेंगे किसी इकोसिस्टम में, ठीक है। तो लायन कम रहेंगे तो उनका वेट भी, ओवरऑल वेट, अगर हम किसी फॉरेस्ट में सारे लायन का वेट देखें और सारे ट्री का वेट देखें, तो वेट सारे ट्री का क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा के लिए साइन लगा दिया, तो मोर वेट होगा इनका, इनका वेट कम होगा। उस वेट को ही हमने क्या टर्म दे दिया? बायोमास। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है ये आपके लिए। पूछा गया क्वेश्चन है कि बायोमास क्या होता है? तो बायोमास मतलब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कितना वेट, कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को आप क्या बोल रहे हो? बायोमास बोल रहे हो। अब एक कुछ बातें याद रखनी है, बायोमास कहाँ ज्यादा होता है? प्रोड्यूसर लेवल पे। कहाँ कम होता है? ठीक है, जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते हो आपका बायोमास डिक्रीज होने लगता है। कैसे डिक्रीज होने लगता है? क्योंकि एनर्जी और मैटर भी तो डिक्रीज ही हो रहे हैं, फूड चेन और फूड वेब में ट्रांसफर होते होते। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट इज फूड पिरामिड? क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। फूड पिरामिड मतलब कुछ भी नहीं। फूड पिरामिड मतलब आपने क्या करा है कि हमने देखा कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ ना कुछ फूड रिलेशन तो पाया जा रहा है। तो जब आप बायोमास के कंसेप्ट को ट्रॉफिक लेवल के साथ मिक्स कर देते हो तो एक नई चीज निकल के आती है जिसका आपने बोला फूड पिरामिड। क्या? तो जब आप बायोमास के कंसेप्ट को लिंक करके देखते हो किससे? फूड वेब के कंसेप्ट के साथ, तब जो चीज निकल के आती है उसी को आप क्या बोलते हो? फूड पिरामिड। चूंकि हमको पता है कि फूड पिरामिड के अंदर नंबर ऑफ, बायोमास की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर नीचे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा है, तो इस पिरामिड के अंदर लोअर ट्रॉफिक लेवल चौड़ा बनाया गया। चौड़ा बनाया गया मतलब क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ज्यादा है। जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते चल रहे हैं। और फूड पिरामिड मतलब क्या? प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी को खाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे बढ़ते हुए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम हो रहे हैं और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये भी खा रहा है, ये भी ये शो करता है। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को, जो फूड रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, देखो रिलेशन ऑफ फूड रिप्रेजेंटेशन, इसी को आप क्या बोलते हो? फूड पिरामिड। जिसमें जो चीफ प्रीडेटर होगा, ये चीफ है, ये कौन है? हमारा चीफ प्रीडेटर। ये चीफ प्रीडेटर है, ये हमेशा टॉप पे होगा, और जो हमेशा लोएस्ट प्रीडेटर है वो हमेशा बॉटम पे होगा, ठीक है। तो किसी इकोसिस्टम में कैसे फूड रिलेशन शो होता है ये कौन बताता है? हमारा फूड पिरामिड, ठीक है। हर स्टेप क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल है, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है। बस यही सिंपल सी फूड पिरामिड की बात थी। फूड पिरामिड और बायोमास का कंसेप्ट आपस में लिंक्ड है, तो उसको लिंक करके ही समझना, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये अपने इतने टॉपिक मुझे
अनुमान है कि आपको पूर्ण रूप से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बायो मैग्निफिकेशन, अगला फेवरेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई का, कलर कर लेते हैं अब, ऑरेंज कर लें, ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक। ग्रीन तो ऑलरेडी दिख रहा है इसमें, ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है साहब। ये वाला भी कर सकते हैं वैसे, ठीक। व्हाट इज बायोमास, तो ये एक और बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब एक चीज को समझने के लिए एक बात समझो। मान लो आपने क्या करा, आपने खेती करी साहब, खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने उसमें पेस्टिसाइड्स डाले, खतरनाक केमिकल्स डाले, जिससे आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ठीक है। उसको खाया, उस खेती को फॉर एन एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि उसको सीधे अभी तो ह्यूमन खा लेगा, एक सेकंड के लिए मानो कि उसको खा लिया गोट ने, और फिर उस गोट को किसने खा लिया, ह्यूमन ने, ठीक है। तो आपने जो प्लांट्स ग्रो किए थे, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो उसके लिए आपने क्या बनाया, हमारा पेस्टिसाइड आपने डाले और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उसको खाया गोट ने और गोट को खाया ह्यूमन ने। ये तो हो गई एक तरह की बात, ठीक बात। अब आपने क्या करा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन ने। आपने बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंक दिया सी में, उससे केमिकल रिस के जा रहा है कहाँ पर, तो वेस्ट जो है आपने सी में फेंका है, उस वेस्ट से सी के वेस्ट को फाइटोप्लैंक्टन ने अब्सॉर्ब किया, जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन को फिश ने खाया, और फिश को किसने खाया, ह्यूमन ने खाया। ऐसी और भी चीजें हो सकती है। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जब आपने प्लांट में पेस्टिसाइड डाला तो अल्टीमेटली वो कहाँ बढ़ के आ गया, ह्यूमन के पास। जब आपने कचरा समुद्र में डाला तो समुद्र के कचरे के जो केमिकल्स थे वो फाइनली अल्टीमेटली फिश से होते हुए कहाँ आ गए, ह्यूमन में आ गए। तो अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, 1 2 3, ट्रॉफिक लेवल बढ़ते बढ़ते केमिकल का कंपोजिशन भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस ह्यूमन के पास सब तरफ के हैं और हर तरफ से केमिकल आ रहा है, इधर प्लांट से भी आ रहा है, इधर फिश खाने से भी आ रहा है। तो हर तरफ से जो भी केमिकल हैं वो एक्यूमुलेट कहाँ हो रहे हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल पर। तो इसी टर्म को हम क्या कह देते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब कुछ नहीं, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट भी बढ़ेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। अच्छा सर क्यों बढ़ता है ऐसा, क्योंकि नंबर ऑफ फूड चेन, ऐसा इसका रीजन अगर मैं यहाँ लिखूं तो इसका रीजन कुछ ये हो जाएगा कि रीजन यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। रीजन ये है कि नंबर ऑफ फूड चेन, नंबर ऑफ फूड ऑप्शन, नंबर ऑफ फूड ऑप्शन मोर एट हायर ट्रॉफिक लेवल, मोर एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है दोस्त। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो चूंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस अलग हैं और हर ऑप्शन से केमिकल आ रहे हैं, तो फाइनली जो अपर ट्रॉफिक लेवल पे होंगे उनमें केमिकल ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि उनके पास हर तरह का केमिकल आ रहा होगा। इसी को हमने एक टर्म दे दी, टर्म क्या है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिसीजेस बढ़ रही हैं, उस डिसीजेस के बढ़ने का कारण ये है कि बायो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा तो डिसीजेस, बायो मैग्निफिकेशन is directly proportional to the diseases increasing in the human population या increasing in higher trophic level of organism, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बायो मैग्निफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे अपन व्हाट इज ओजोन, और फाइनली हमारे मिल जाएगा हमको ओजोन के बाद वेस्ट क्या होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ओजोन समझते हैं, क्या है भाई साहब ओजोन। देखिए ओजोन बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ऐसा समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ की लेयर है, पहली लेयर को आप बोलते हो ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर को आप बोलते हो स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी को आप बोलते हो मेसोस्फियर। अभी हमको इतने से काम नहीं, हमको पहली से काम है जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, दूसरी का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। यहाँ आप खड़े हो, तो पहली आसमान की जो पहली लेयर है उसका नाम आपने क्या दे दिया, पहली का नाम है ट्रोपोस्फियर, दूसरी का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। एक चीज है जिसका नाम है O3। अच्छा सर O3 क्या है, O3 है ओजोन। कैसे बना है, 2 ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ के बना होगा ओजोन। अब ये ओजोन जो है ऐसे तो हार्मफुल गैस है, कैसे गैस है, ऐसे तो ये हार्मफुल गैस है, हार्मफुल इन नेचर होती है ऐसे तो, बट डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन, इट्स लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि वो आपके लिए हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं। पर सामान्यतः वो एक किस तरह की गैस है, हार्मफुल गैस ही है, नॉर्मली पूछे जाए तो। कैसे डिपेंड करेगा, अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में है तो वो आपके लिए यूजफुल है,
अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है तो वो आपके लिए यूजफुल है, लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फीयर में तो हार्मफुल है। तो यहाँ पर जो ओजोन पाई जाएगी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये आपके लिए हार्मफुल है, और यहाँ पे जो ओजोन पाई जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन, ये आपके लिए यूजफुल है। क्लियर हो गई दोनों बात? हार्मफुल कौन सी है? जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाएगी, और यूजफुल कौन सी? जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाएगी। तो हार्मफुल ट्रोपोस्फीयर में क्यों है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओजोन क्या है। देखो, ओजोन बेसिकली कुछ नहीं है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, उस पर यूवी रेस पड़ी होंगी, और दो अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए होंगे, फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वापस उस O2 से रिएक्ट करके क्या बना दे रहा होगा? ओजोन। तो O2 जब यूवी रेस के साथ टूटे तो दो सेपरेट ऑक्सीजन बन गए, एक सिंगल ऑक्सीजन को आप कहते हो नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हो आप? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहाँ, सिंगल ऑक्सीजन को ही आप क्या कहते हो? नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ, सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है? ओजोन। बट अब ट्रोपोस्फियर में ये ओजोन क्या काम करती है और स्ट्रेटोस्फियर में काम करती है? स्ट्रेटोस्फियर में जब ये ओजोन होगी, सेकेंड लेयर में, अर्थ की सेकेंड लेयर में, एटमॉस्फेयर की जब ये लेयर होगी, तो ये अर्थ से आ रहे खतरनाक हार्मफुल रेडिएशंस को आने से रोकेगी। हार्मफुल रेडिएशन ऐसे रेडिएशंस हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं, जो आपको कई तरह की स्किन डिसीजेस कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए एक कवच, एक ब्लैंकेट की तौर पर काम करती है ओजोन। कहां पर? स्ट्रेटोस्फियर में। लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फियर से घटकर ट्रोपोस्फियर में पाई जाने लगी, ज्यादा पोल्यूशन के कारण या अन्य कारणों के कारण, तो उसके चलते क्या करेगा? ह्यूमन लंग्स में जाएगी, और ह्यूमन लंग्स में जाके चूंकि ये हार्मफुल है तो पॉइजनस रिएक्शंस करवा देगी। इसलिए अगर ये ट्रोपोस्फियर में है तो हमारे करीब हो गई, हमारे करीब हो गई, इसलिए क्या हो जाएगी? हार्मफुल। लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फियर में है तो हमसे दूर है, और दूर रह के एक बेनिफिट और दे रही है कि ये ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है, ताकि सन से जो खतरनाक हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो ह्यूमन लाइफ को खराब ना करे, डिजीजेस पैदा ना करे, ठीक है, म्यूटेशंस ना करे। म्यूटेशन क्या होता है हम आगे वाले हेरिडिटी वाले चैप्टर में जिक्र कर रहे होंगे। म्यूटेशंस ना करे, और भी जो खतरनाक चीजें ये कॉज कर सकती है वो सारी चीजें ना करे, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है। अच्छा, अब क्या होता है? एक चीज होती है जिसको आप कहते हो ओजोन होल। क्या होता है साहब ओजोन होल? क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप ठंडी करने वाली चीजें उपयोग कर रहे हो, मतलब जैसे हमारा कूलर हो गया, कूलर तो इतना नहीं, रेफ्रिजरेटर आप समझ लो, एसी आप समझ लो, इन सब से निकलते हैं कुछ खतरनाक सब्सटेंस जिनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। जैसे यहाँ मेंशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ ओजोन को खत्म करने वाले कंपाउंड है। जब ये आपने बहुत रिलीज किए, बहुत रिलीज किए, बहुत रिलीज किए, भर भर के एसी चलाया, भर भर के आपने फ्रिज चलाया, तो उससे CFC निकलेंगे। ये CFC कहाँ जाएंगे? CFC ये चारों CFC जाएंगे भाई साहब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ जाएंगे? स्ट्रेटोस्फियर में। और स्ट्रेटोस्फियर में जाकर ये ओजोन को ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? ये ब्रेक ओजोन। और ब्रेक करने से, ओजोन के ब्रेक होने से जो क्रिएट हुआ उसी को आप क्या बोलोगे? ओजोन होल। अगर ओजोन ब्रेक हो गई और स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होल क्रिएट हो गया, तो अब सारी हार्मफुल रेडिएशन हमारी सन से कहाँ आएगी? डायरेक्ट अर्थ पे आएगी, और डायरेक्ट अर्थ पे आकर वो अर्थ के पे रहने वाले ह्यूमंस को उनको खतरनाक डिसीजेस कॉज करेगी, स्किन एलर्जीज कॉज करेगी, और म्यूटेशन कॉज करेगी, जिससे बहुत खतरनाक नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, अगर ये खराब होगी तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन क्यों अच्छी है समझ में आया, और ट्रोपोस्फियर में क्यों खराब है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कॉमन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के नाम बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, CFC अकेला भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1987, इन्होंने मतलब UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 का है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन 1987 में UNEP ने एक अग्रीमेंट किया, सारे देशों को इकट्ठा किया और बोले कि एक काम करो, हमको कैसे भी करके जितने भी ऐसे सब्सटेंस है जहां से ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ज्यादा निकलते हैं, CFC ज्यादा निकलते हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो सारे देश ने आके एक अग्रीमेंट किया ताकि CFC का प्रोडक्शन कम हो, लोग कम फ्रिज चलाएं, कम एसी चलाएं, ठीक बात, जहां से CFC निकल रहा है वो सारे सब्सटेंस कम चलाएं, ताकि CFC निकलने वाले कंपाउंड कम रहें, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन खराब ना हो। तो ये एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 1987 में। किसने किया था? यूनेप ने। यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, मुझे लगता है ध्यान होगा तो आपको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में ये संस्था बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, ये टॉपिक भी आपका खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन के बाद आ जाते हैं वेस्ट। अब ये बहुत एकदम चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, वेस्ट क्या होता है। सारे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक हो गए हैं वो सारे कुछ। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फियर 15 से 50 किलोमीटर पाई जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जबकि ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर। मतलब हमारे जस्ट ऊपर कौन है, ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन है, स्ट्रेटोस्फियर। इन लेयर से आपको मतलब नहीं है, लेकिन इनसे आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीधे याद रखना है। स्ट्रेटोस्फियर की पोजीशन पूछ सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे स्ट्रेटोस्फियर है अर्थ सरफेस पे, तो 15 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में लोकेटेड है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन कैसे करती है सीएफसी, तो सीएफसी ऑक्सीजन O3 के साथ रिएक्ट करके O2 को तोड़ देगी और O को अलग निकाल देगी। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है कि O2 फिर O के साथ जुड़ के O3 बना दे। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली सीएफसी निकल रहा है तो कंटिन्यूसली वो तोड़ती चलेगी। बहुत बढ़िया, ओजोन अपना क्लियर हो गया। सारी बातें अभी तक की आपको मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी, सारी स्लाइड्स आपके लिए बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, एक एक बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर किसी ने लेक्चर अभी तक नहीं भी देखा है, कभी अगर उसने आवर एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा, तो बेटा 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, एमसीक्यू आएगा, एक बिग क्वेश्चन आएगा, मतलब 5-6 नंबर का ये मामला है। एक लेक्चर 1-1.5 घंटे का, सवा घंटे का आपको देखना है, 5-6 नंबर आपकी झोली में। ठीक है, तो पूर्ण रूप से इसको देख लो, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, स्लाइड अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने जो दोस्त हैं उनके ग्रुप में शेयर कर दो। क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि हम इसको बड़ा करें, बड़ा कर करके पहुंचे, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, हर चीज के क्यों क्या कैसे को डिस्कस करें, और आपको उस लेवल पर पहुंचाएं जहां पे आप जाना डिजर्व करते हो। ठीक है, चलिए वेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट क्या होता है, और इस बात की भी गारंटी जो भी एग्जाम में आएगा वो इन्हीं स्लाइड्स के अंदर से आएगा, या तो डायरेक्ट क्या आएगा या फिर इनडायरेक्ट घूम फिर कर आएगा। बात यहीं से आने वाली है। ठीक है, व्हाट इज वेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वेस्ट मतलब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो कि आपने डिस्कार्ड कर दिया, जो आपके काम के लिए नहीं रहा, जो ह्यूमन के लिए यूजफुल नहीं है, उसको आप क्या बोलते हो, वेस्ट होते हैं। डेफिनेशन लिखिए, पढ़ सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या, 5th 6th 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं। वो वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से खत्म हो जाएगा, उसको आप बोलते हो बायोडिग्रेडेबल। ऐसा वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको आप बोलते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल थोड़े समय में खत्म नहीं होता, लंबा टाइम लगता है। जैसा इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इसका कोई खास इफेक्ट होता नहीं है, इसका ठीक ठाक हार्मफुल इफेक्ट होता है। दूसरा, ये ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, ये ज्यादा समय तक रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, फूड के वेस्ट हो गए, पेपर लीव्स हो गई, काऊ डंग हो गई, वेजिटेबल पील हो गई, अपने आप इन्वायरमेंट इसको हील कर लेता है। और इनको काम, डिकम्पोजर यही काम कर रहे थे, क्या है, डिकम्पोजर इन्हीं पर एक्ट कर रहे थे। हालांकि डिकम्पोजर इनको भी समय के साथ खत्म कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत जनरेशन टू जनरेशन लग जाएगी एक प्लास्टिक को खत्म करने में, 300-400 साल तो लग ही जाते होंगे। बट ये 3-4 दिन में, आप देखना, आप केले का छिलका फेंकोगे, 4 दिन में केले का छिलका गायब हो जाएगा। ठीक है, कैसे गायब हुआ, डिकम्पोजर्स ने उसको एक्ट कर करके उसका सारा ऑर्गेनिक मटेरियल निकाल लिया और अर्थ को वापस दे दिया। तो डिकम्पोजर बायोडिग्रेडेबल पे काम करते हैं और इनको खत्म करना मुश्किल है। इसलिए क्या हो रहा है ना, दिल्ली के अंदर या बहुत सारी जगह पर कचरों का जो है पहाड़ बनता जा रहा है। क्यों बढ़ता चल रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के कारण। तो इसके ऑप्शंस क्या, कि सर क्या करें, अब प्लास्टिक यूज करना है, बंद कर प्रैक्टिकली देखें तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके यूज को हम थोड़ा अलग तरीके से अगर करें तो उसके यूज को आप चेंज कर लो। किस तरह से चेंज करना है वो भी आप देखते हैं। तो क्या क्या यूज मेथड हो सकती है वेस्ट को डिस्पोज करने की, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब जो भी चीजें आपने पहले कभी यूज करी है, जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल यूज करिए, तो अब वो प्लास्टिक की बोतल आपके हमेशा काम आएगी, खराब तो होनी नहीं है अगर आपने उसका ढक्कन खराब नहीं किया है। तो अगर ढक्कन घुमा दिया तो फिर नई बोतल लेनी पड़ेगी। और मेरे साथ अमूमन यही होता है, मैं हर बार सोचता हूँ कि नई बोतल ना लूं, बट समस्या है मेरा ढक्कन घूम जाता है। ठीक है, तो अगर आपका भी ढक्कन घूम जाता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे इन्वायरमेंट के लिए कुछ योगदान। बट अगर आप उस ढक्कन को संभाल लो, बॉटल को संभाल लो, तो हमेशा वो आपकी बॉटल आपके काम आती रहेगी। ठीक है, तेल के डब्बे आते हैं बड़े बड़े, उनको बाल्टी बना लो नहाने की, मस्त नहाओ से झकाझक साबुन लगा के। ठीक है, तो तेल की आप बॉटल, वो तेल की आप टंकियों को पानी की टंकी बना सकते हो। ठीक है, रख लो उसको पानी डालने के लिए पौधों में। तो जगह जगह आप उसका यूज कर सकते हो। आपको रीयूज करना ही क्या कहलाता है, रिसाइकल। वेस्ट इनटू न्यू मटेरियल, सॉरी ये मैंने, हाँ ठीक है, रीयूज जो मैंने आपको समझाया वो रीयूज है। रिसाइकलिंग मतलब उसको नए इन्वायरमेंट में, नए मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट कर देना, फैक्ट्रीज के अंदर सारा प्लास्टिक गया,
सारा प्लास्टिक जाके अलग अलग फैक्ट्रीज की प्रोसेसेस पे काम करके उसको नया शेप दे देना। जैसे बहुत सारी प्लास्टिक बोतल को मिलाया और कुछ नया प्लास्टिक का क्रिएट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे ग्लासेस के टुकड़े को मिलाया और कुछ नया ग्लास का क्रिएट कर दिया। तो नए मटेरियल नए ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करना ही क्या है, रिसाइकलिंग। दूसरा है लैंडफिल। ये थोड़ा ठीक तरीका नहीं है, मतलब वेस्ट डिस्पोजल के तरीके हम पढ़ रहे हैं, वेस्ट को कम करने के तरीके पढ़ रहे होते तो हम लैंडफिल नहीं लिखते, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि आप वेस्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हो, कहाँ कहाँ बेच सकते हो। तो लैंडफिल मतलब सारा कचरा उठाओ एक जगह पर, जाके किसी एक जगह भर दो। तो क्या होगा, समय के साथ वहां पर कचरा इकट्ठा होता चलेगा होता चलेगा होता चलेगा, बस वो जगह अब अनफिट हो गई। अब क्या होगा, इतना कचरा डिपॉजिट हो गया है कि ग्राउंड वाटर तो पूरा पॉल्यूट हो गया होगा। क्योंकि मान लो अगर आपने ये लैंड है, इस लैंड को पूरा कचरे से भर दिया, ठीक है। रिस रिस के पानी, मतलब रिस रिस के यहाँ से केमिकल, बारिश आई, ये जो सारा केमिकल है रिस रिस के कहाँ जाता जाएगा, ग्राउंड वाटर में चले जाएगा। ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो एक तो वाटर आपके लिए बिल्कुल भी हम पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरा, अब ये लैंड इतनी कमजोर हो गई है कि अब आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें वहां पर लिखिए। तो लैंडफिल इतना ठीक तरीका नहीं है, लेकिन ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल का एक तरीका है हमारे सिलेबस में, तो उसको पढ़ना है। दूसरा है इंसर्शन। ये तरीका भी ठीक नहीं है, बट इसकी रिलेवेंसी बहुत है। रिलेवेंसी है कि ऐसी है क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनका डिस्पोजल इंसर्शन से करना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है मेडिकल वेस्ट। कौन से वेस्ट, ये लिखा हुआ है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो। मान लो कल किसी को सुई लगी, उस सुई लगी हुई सुई किसी ने बाहर निकाली और बाहर निकाल के वो सुई कहाँ दे दी, किसी और को दे दी साहब, किसी और को दे दी और उसने गलती से लगा ली, तो फिर समस्या, इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है, एसटीडी हो सकती है, ठीक है। बच्चा खेलते खेलते उसको लगा ले, एसटीडी हो सकती है। तो ये जरूरी है कि इतने ऐसे जितने भी मेडिकल वेस्ट होते हैं वो सभी को आप कंप्लीटली बर्न कर दो। तो आप कुछ नहीं करते हो, एक जगह पे जाते हो जहाँ पे इंसर्शन प्लांट होता है, वहां पे आप सारा वेस्ट ले जाते हो और फूंक देते हो उसको, स्वाहा, तो सब खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो अब वेस्ट या फिर इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। लास्ट है कंपोस्टिंग। इसमें फिर इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल। मतलब कोई भी ऐसा, एक तो एक चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो रोल है ही सही, साथ में इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का ही कंपोस्टिंग हो पाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब आपने क्या करा, आपके घर का कचरा लाए, घर का कचरा जैसे किचन का कचरा, केले के छिलके, ठीक है, बची हुई रोटी सब्जी, अलग अलग आप चीजें ले आए और उनको उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए। समय के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खोदेंगे 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 खोदेंगे। याद रखना, इंदौर में क्या होता है, कचरे को दो अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाता है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और इंदौर में इस बात की स्ट्रिक्टनेस है कि आपको ये सेपरेशन अच्छे से करना होगा। फिर सारे कचरे, गीले कचरे को ले जाके एक प्लांट में डाल देते हैं, उस प्लांट पे उसकी कंपोस्टिंग होती है, उसको छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते हैं और डिग्रेड करके उसको एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में बना देते हैं। क्यों, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उस पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अभी सारे उसके अंदर है, ऑर्गेनिज्म उस पर काम करेंगे तो वो छोटे 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 न्यूट्रिएंट्स के कण में बदल जाएगा और उसी कण को आप क्या बोलोगे, कंपोस्ट। और जो प्रोसेस है जिसमें आपने घर के ऑर्गेनिक मटेरियल को एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में बदल दिया है, इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलोगे, कंपोस्टिंग। एक चीज आती है वर्मी कंपोस्टिंग। जब भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर अर्थवॉर्म लो, तब उस चीज को आप क्या बोल देते हो, वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट में आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर वर्मी शब्द जुड़ गया है, मतलब बात किसकी हो रही है, कंपोस्ट की, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से आप लगा देना, बट अर्थवॉर्म दिख जाएगा तो वर्मी कंपोस्टिंग। जो भी सॉइल बनेगी ना, अब वो आप फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। सोचो, इमेजिन करो, अब आपको हमारे जो प्लांट्स हैं, जो खेती आप करोगे, उसमें चीजों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले केला खाया था उसी से बनी एक मिट्टी आप आपके खेत में डालो, उसमें भरपूर न्यूट्रिएंट है, वो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। ये चारों प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वर्मी कंपोस्ट का विशेष तौर पर ध्यान रखें, वर्मी मतलब अर्थवॉर्म, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। शब्द आ जाएगा तो कंपोस्टिंग मत लिख के आ जाना। लास्ट 2 पॉइंट्स, बायोगैस प्लांट और एक होता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बायोगैस प्लांट के अंदर भी 2 ही चीजें आपको समझनी। एक बात है ऑर्गेनिक वेस्ट, वही घर का कचरा। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब घर का कचरा सारा, आप तो ये समझ लो ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब सारा ही घर का कचरा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट। हालांकि इसके अंदर जो हमारे काऊ डंग होते हैं, ठीक है, गोबर होता है, ये सब भी ऑर्गेनिक वेस्ट का ही पार्ट है। तो जितना भी नेचुरल वेस्ट है, मैं उसको क्या बोल देता हूँ, नेचुरल वेस्ट, चाहे वो कहीं से भी आए, वो सारा क्या है, हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, इस नेचुरल वेस्ट के अंदर 2 चीजें होती है। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, एक गड्ढा खोदते हो,
इस गड्ढे के अंदर आप सारा क्या डाल देते हो, ये नेचुरल वेस्ट इकट्ठा कर देते हो। तो आपने गड्ढा खोदा, ये सारा वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपने इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही आपने इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला, तो अब इसमें कुछ एनारोबिक, एक इंपॉर्टेंट चीज होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस प्लांट के अंदर हमेशा क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ। बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होगा, हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एन एग्जांपल, आपने यहाँ पर ये कचरा डाला, इसके अंदर काऊ डंग भी था, तो काऊ डंग के अंदर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको आप कहते हो मिथेनोजन। क्या कहते हो, मिथेनोजन। और मिथेनोजन जो है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, सड़ाएंगे। इस डिग्रेडेशन में जो चीज निकलेगी उसको आप बोलते हो CH4 यानी मीथेन। एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या है, मीथेन गैस। ठीक है, और इस मीथेन गैस का नेचर है कंबस्टिबल मतलब आप इसको आग लगाओ, ये मस्त से जल जाती है। तो आपने क्या करा, आपने एक इनलेट डाला, इस इनलेट में आपने सारे वेस्ट डाल दिए, इसमें एनारोबिक डाइजेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा तो ही मीथेन क्रिएट होगी, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो फिर मीथेन क्रिएट नहीं होगी। तो याद रखना, बायोगैस प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रेस्पिरेशन किस तरह का होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा साहब, और प्रोड्यूस क्या होगी, एक गैस जिसका नाम क्या है, मीथेन, और उस मीथेन को आप यूज कर लो। जैसे ये इनलेट था, इस इनलेट में आपने एक टैंक बनाया, टैंक में आपने एनारोबिक डाइजेशन किया, मीथेन प्रोड्यूस होगी, यहाँ से एक गैस निकाला, उस गैस को आप आपके घर में लेते गए और आपने बढ़िया उसको यूज कर लिया। इसी को हम क्या कहते थे, बायोगैस प्लांट। अच्छा, जब आपने इससे गैस तो बना ली, लेकिन वेस्ट तो अभी भी यहाँ पड़ा होगा, उस वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, उस वेस्ट को आप यूज कर लो खेती में। ठीक है, वापस उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लो, नेचुरल फर्टिलाइजर, तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम आ जाएगा। तो दो फायदे हैं, पहला तो गैस भी मिल जाएगी, तो गैस तो मिल ही रही है, मीथेन तो मिल ही रही है, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, मैन्योर भी मिल रहा है। फर्टिलाइजर लिखना शब्द ठीक नहीं होगा, मैन्योर। दो चीज होती है, एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब नेचुरल, फर्टिलाइजर मतलब केमिकल। ठीक है, मैन्योर मतलब नेचुरल या ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइजर थोड़ा सा केमिकल होता है, केमिकल। ठीक, ये दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक, चलिए भाई साहब, क्लियर है सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस लिखी हुई है, समझ में आ गया। दो फायदे मिल रहे हैं, गैस तो मिल ही रही है, रेस्पिरेशन किस तरह का होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज समझते हैं हमारे चैप्टर की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है भाई साहब, होता क्या है सीवेज, सीवेज मतलब बेसिकली वो सारा वेस्ट जो आपके घर से, आपके इंडस्ट्रीज से, पब्लिक टॉयलेट से, वेस्ट से, होम टॉयलेट से, ऑफिस से, ये सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, ये अल्टीमेटली सारा वेस्ट नदी नालों में मिलता होगा, छोटे नदी नालों में मिलता होगा। फिर ये छोटे नदी नाले मतलब छोटे नाले किसी बड़े नाले का रूप ले लेते होंगे, फिर अल्टीमेटली आप देखना है बड़े बड़े नाले किसी बड़ी नदी में मिलते होंगे। तो अगर मैं इसको ऐसा बताऊं तो ये घर हाउस हो गए, ठीक है, ये पब्लिक टॉयलेट हो गए और एक्सेट्रा, जहाँ से आपका सारा वेस्ट निकल रहा है। ये वेस्ट कहाँ जा रहा होगा, स्मॉल ड्रेन्स में जा रहा होगा, ड्रेन्स मतलब छोटे छोटे नालों में जा रहा होगा, ये छोटे छोटे नालों से ये बिग ड्रेन्स में जा रहा होगा, तो ये बिग ड्रेन्स में चला गया। अब फाइनली क्या होता है, ये बिग ड्रेन से रिवर्स के अंदर मिला दिया जाता है। अब आप सोचो, टॉयलेट्स का वेस्ट कहाँ फाइनली मिक्स हो गया, और इस रिवर का पानी आपको यूज करना है फॉर ड्रिंकिंग या अदर पर्पस या ड्रिंकिंग के लिए आपको यूज करना है। अब आप इसको यूज कैसे करोगे साहब, खतरनाक केमिकल्स होंगे, खतरनाक बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, सारी चीजें होंगी। ठीक है, भयंकर अनफिट है यूजफुल के लिए। क्या डिसीजेस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक सीवेज प्लांट लगा दें, क्या लगा दें साहब, यहाँ पर हम एक सीवेज प्लांट लगा दें, और ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट प्यूरिफिकेशन कर देगा पानी का। ठीक है, ये प्लांट कर देगा पानी का प्यूरिफिकेशन करेगा। ये पानी का प्यूरिफिकेशन करने के बाद आप जो है इस ट्रीटेड पानी को रिवर में मिला दोगे, फिर ये रिवर आपके लिए
अगर प्योरली ड्रिंकिंग के लिए यूजफुल नहीं भी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट कम होगा, खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे। एक बार को आप हाउस होल्ड वर्क के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। जितना बाकी तो पानी रिवर्स अपने आप में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो खुद को हील कर लेता है। यही कारण है कि गंगा में जो बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं उसके बावजूद गंगा का पानी शुद्ध माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचर का इकोसिस्टम खुद को खुद हील करता है। बट अगर आपने अति कर दी तो फिर वो हील नहीं कर पाएगा, तो आपको एक सपोर्टिंग सिस्टम तो देना पड़ेगा, और उस सपोर्टिंग सिस्टम का नाम क्या है? हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो मैं लिख देता हूँ सीवेज प्लांट, पूरा लिख देता हूँ। सीवेज प्लांट लगा दिया, जिससे पानी का रुख आपने मोड़ दिया, प्यूरिफिकेशन करके रिवर में डाल दिया। इतना कर दो कि अब इकोसिस्टम खुद हील कर ले। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहली स्टेप में क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पहला प्लांट, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये इसके अलग अलग सेक्शन बने हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। यहाँ इस अलग अलग सेक्शन के अंदर काम होगा। सबसे पहले कुछ नहीं होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। जो भी यहाँ से पानी आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग करके हम ये देख लेंगे क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़े ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे हो गई स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करके हम क्या देखेंगे कि यार उसके अंदर कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे किसी की पैंट ही बह के आ रही होगी, किसी का लोअर आ रहा होगा बह के, किसी की बनियान बह के आ रही होगी, तो थैलियां आ रही होगी, तो जो भी ऊपर से हटाए जाने वाली चीज है वो सारी घिंच घिंच के हटा ली जाएगी। ठीक है, अब जब हटा ली जाएगी तो बहुत सारी मिट्टी विट्टी सब ये होगी, ये सभी क्या सेटल होगी, तो सारी ग्रिड जो है, मिट्टी विट्टी, इसको सॉइल जो है उसको रिमूव किया जाएगा। जितनी हो सकती है पानी के अंदर उसको हटाया जाएगा, हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन मतलब अब ये पानी जो है जब ये ठहरेगा इस टैंक के अंदर तो धीरे 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 पानी जमेगा, तो सारा मटेरियल जो है वो यहाँ सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठना, तो सारी मिट्टी हैवी सॉलिड जो है नीचे बैठ जाएगी। अब जितना भी पानी है उसको आप यहाँ पर कराओगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कराओगे? एरोबिक। याद रखना वहां आपने क्या कराया था? एनारोबिक। यहाँ आप कराओगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब आपने इसको एरोबिक रेस्पिरेशन करा दिया तो एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के बाद एक चीज बनेगी जिसको आप बोलते हो स्लज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या क्रिएट होगा? स्लज क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस स्लज का आपको कराना होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन करा दिया और फाइनली आप जो है इस स्लज की हेल्प से वापस बायोगैस बना सकते हो। जब आप इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन कर दोगे तो मीथेन बन जाएगी। अब क्या होगा? जो भी आपका पानी है फाइनली आप उसको वापस ट्रांसफर कर सकते हो रिवर के अंदर, क्योंकि अब क्या होगा? सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग कर ली, खतरनाक चीजें निकाल दी, मिट्टी सारी आपने एक जगह बिठा दी, जो सेडिमेंट बना उसका आपने एरोबिक रेस्पिरेशन करके बना लिया स्लज, स्लज से आपने बायोगैस बना ली। बाकी इस प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में जो पानी निकला वो फ्रेश होता चला होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों से उसके अंदर मैक्सिमम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी चीजें सब खत्म हो जाएगी और जितना भी स्लज बचेगा उसको आपने एनारोबिकली ट्रीट किया। स्लज मतलब कुल मिला के आप याद रखो कि एक ऐसा गाढ़ा मटेरियल जो कि सारे वेस्ट से मिलकर बना है, उसमें मिट्टी भी है, सारी चीजें हैं, वो सब मिलके क्या कहते हैं? स्लज। उसको आप बोलते हो स्लज। उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। जब उस पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके वहां से आपको गैस मिल जाएगी। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से आपको गैस भी मिल जाएगी वापस, तो उसी पानी से आप गैस बना लोगे। अब जितना भी पानी बचा है स्लज को हटा दिया जाएगा, पानी जितना भी प्योर ट्रीटेड है उसको आप कहाँ भेज दिया जाएगा? रिवर्स के अंदर। ठीक है, तो मिट्टी हट गई, खतरनाक चीजें जो थी वो सारी हट गई, सेडिमेंट बना लिया, फिर पूरे पानी का एरोबिक रेस्पिरेशन करा दिया, जो नीचे सेटल हुआ उसको कह देंगे स्लज। स्लज से क्या करा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के गैस बना ली, बाकी जो प्योर वाटर बचा उसको नदी के अंदर भेज दिया। ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखी हुई है, इसी को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, हो जाएगी, ऐसे मेंशन कर देना, बता देना कहाँ क्या हो रहा है। इस तरह से मुझे लगता है आपके सारी कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गए हैं, कुछ भी ऐसा रेलेवेंट रहा नहीं है। शुरू से मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई स्लाइड अगर छूट गई हो तो। आवर इन्वायरमेंट के अंदर ये हो गया है, ये हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से ये निपटा लिया अपन ने। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम समझा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम समझा, फूड चेन फूड वेब क्या होती है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, फूड चेन फूड वेब में क्या डिफरेंसेस है, बायोमेस क्या है, फूड पिरामिड क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ओजोन क्या है, वेस्ट क्या है, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या है, बायोगैस प्लांट क्या है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर के अंदर बैठने के लिए। मेरा अनुमान है आपको हर एक चीज़ों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी, कहाँ क्या होता है, किसकी क्या रिलेवेंसी है, क्या बात किस चीज़ को बता रही है, सारी चीज़ों को मैंने लिंक किया है, हर एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से क्लियर किया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी बातें बताई है। सारी चीज़ें आपके हाथों पे है, जो चीज़ें PDF में मिलेगी पढ़ लेना, अच्छे से बार बार नोट्स को रिवाइज कर लेना, अल्टीमेटली चीज़ें घूम के यहीं आएगी। अपने एंड से कुछ सिंपल पेपर के 1-2 क्वेश्चन लगा लेना, मामला तैनात रहेगा। ठीक है, चलिए
सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। हमें अपनी जगह बनानी है। जगह बनानी इसलिए बनानी है कि हम आपके साथ कुछ अच्छा फ्रूटफुल कर पाएँ। इस जगह बनाने के लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। ठीक है, हम सब मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और मजे करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जल्द मिलते हैं।